नमस्कार दोस्तों। इस सेशन में हम बात करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी इंटरव्यू प्रिपरेशन और स्ट्रेटजी के बारे में। साथियों, जूलॉजी से संबंधित जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके वीडियो मैं आपको एक सीरीज के रूप में प्रोवाइड कर पा रहा हूँ और मुझे आशा है कि ये सारे वीडियो आपके लिए बेहद फायदेमंद होंगे। लेकिन बहुत सारे साथियों के कॉल्स आ रहे हैं कि सर जनरल इंट्रोडक्शन को कैसे तैयार करें। मैंने आपको कहा भी है कि आप अपना जो इंट्रोडक्शन है उसको फ्रेम कर लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के सामने बैठते ही उसको इस तरीके से बोलें कि आपने पहले ही रट रखा है। आप चीजों को फ्रेम करें, लेकिन बोलें एक सामान्य बातचीत जब आप करते हैं उसी टोन में बोलना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप एक रटा रटाया सेंटेंस बोल रहे हैं। क्लियर है? इंट्रोडक्शन के समय आपको कुछ लिमिटेड जानकारी जो पूछी गई है उतना ही बताना है। एक्स्ट्रा टर्म्स या वर्ड आप वही इस्तेमाल करें जिनके बारे में आप आगे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो उसका जवाब दे सके। एक डेमो के रूप में इस वीडियो में मैं आपको अपना जनरल इंट्रोडक्शन और आप कहाँ रह रहे हैं, किस जिले से संबंधित है, उसकी तैयारी कैसे करें, उसको एक डेमो के रूप में बता रहा हूँ। मेरा मूल जो जिला है वो टोंक है। अब उसको मैं कैसे तैयार करूं, इस वीडियो से आप समझेंगे और फिर आपका जो भी जिला है, आपका जो भी इंट्रोडक्शन है, उसको आप अपने अकॉर्डिंग प्लान या तैयार करेंगे। साथियों, केवल हिंट यहां से आपको मिलेगा और आप सभी सक्षम लोग हैं। थोड़ा सा हिंट मिलेगा तो आप उस वे में अच्छे से तैयार कर सकते हैं। मैंने कैसे तैयार किया वो मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं और इंट्रोडक्शन के समय एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछा गया था। देखिए, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटजी। मैं हेमराज गुर्जर, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। इंटरव्यू से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है और हमारे ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। देखिए, इंटरव्यू सबसे पहले है एंट्री। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम बोलकर आप एंटर करेंगे। गेट का ध्यान रखेंगे, ना इतना ज्यादा खोलना है ना इतना कम खोलना है। अभिवादन करेंगे और बैठते समय जब वो परमिशन दे दें तो थैंक्स बोलेंगे। एक पर्टिकुलर ऑर्डर है जिसका आप ध्यान रखेंगे और अब तक इसके बारे में तो आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर भी ली। इंट्रोडक्शन में बात करें तो मेरा इंट्रोडक्शन, मैं टोंक जिले की उनियारा तहसील के गांव लक्ष्मीपुरा का निवासी हूं। 10वीं मैंने 10वीं क्लास आपका स्कूल और प्रतिशत बताएं। 12वीं क्लास आपका स्कूल, जब स्कूल बताएं तो वो कहाँ स्थित है ये भी आप मेंशन करें। प्रतिशत बीएससी आपकी कॉलेज, प्रतिशत एमएससी आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज और प्रतिशत। सेट नेट जेआरएफ आप मंथ और ईयर बताएं कि दिसंबर 2014, दिसंबर 2015। बीएड का आप ईयर और कॉलेज बताएं अगर आपने कर रखी है तो, और नहीं भी कर रखी है तो ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो साथ ही पहले से फर्स्ट ग्रेड टीचर है वो इसको मेंशन करेंगे तो ठीक रहेगा। जॉब जॉब के बारे में आपको याद रखना है कि आपने स्टार्ट कब से किया, उस साल का नाम, आपके कहीं भी ट्रांसफर हो चुके हों, अभी वर्तमान में आप कहाँ किस पद पर स्थापित है। हाँ, अगर आप मान लीजिए पहले थर्ड ग्रेड में थे, फिर सेकंड ग्रेड में आए और फिर फर्स्ट ग्रेड में आए और अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं तो फिर सारे बताने हैं। स्कूल जहाँ पद स्थापित है आपका, और वो स्कूल किस तहसील में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, क्योंकि आप जहां पर जॉब कर रहे हैं उसकी तहसील और जिले के बारे में अपने आप घूमते हैं तो नॉलेज हो जाता है। तो अगर आप बताएंगे तो फिर उससे, उस तहसील या उस जिले से रिलेटेड लोकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और चांसेज है कि उसके बारे में आपको आइडिया होगा। इसलिए जहां पद स्थापित है, जहां आपने 10वीं की, 12वीं की, उनके बारे में आप
स्कूल का एड्रेस, या मेरे कहने का मतलब है कि वो कहाँ स्थित है, कौन सी तहसील में है। तो वहां से फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अच्छे तरीके से उसका जवाब दे पाए। इस वीडियो में मैं आपको जो भी जानकारी या कंटेंट दे रहा हूं, ये मैंने कैसे तैयार किया ये बता रहा हूं। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही तैयार करें कि सर वो इतना डीप में पूछेंगे, क्या क्या करेंगे, अब क्या होगा ये तो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन एक जिला आपका इंट्रोडक्शन को आप कैसे तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में मेरा एक पर्सनल राय है और मैंने कैसे किया वो मैं आपको बता रहा हूं। अब आप इसको देखकर, इस वीडियो को समझकर अपने अनुसार प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए, तहसील उनियारा ये टोंक जिले की तहसील है। उनियारा एक चित्रशैली भी है, उनाड स्कूल ऑफ पेंटिंग से रिलेटेड। और अभी वर्तमान में वहां के एसडीएम कौन है ये मैंने तैयार किया। इतिहास के बारे में बात करें तो राव चंद्रभान औरंगजेब की तरफ से काबुल लड़ने गए थे। इसके बदले में मिर्जा राजा जयसिंह से लेकर औरंगजेब ने राव चंद्रभान को उनियारा जागीर दे दी थी। देखिए, उनियारा में गलवा नदी पर गलवा बांध है और यहाँ पर कल्पतरु पावर ट्रांसफर लिमिटेड एक कंपनी है जो जैव भार आधारित ऊर्जा बनाती है। सरसों और सरसों की जो तूड़ी होती है या उसका जो भूसा होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाने का यहाँ पर एक कारखाना है। हाथीभाटा गुमानपुरा का कोड में एक दर्शनीय स्थल है। मांडकला मांडव ऋषि की तपोस्थली है जिसे मिनी पुष्कर भी कहा जाता है। ये उनियारा तहसील से संबंधित है। यहाँ पर नगर सभ्यता है जो लोह युगीन सभ्यता है। इसका उपनाम मालव नगर कारकोट नगर है और ये कारकोट नगर मालव जनपद की राजधानी है। खोजकर्ता इस नगर सभ्यता के कृष्णदेव है, ईयर है। और उत्खनन करता टीजे अलोने। तो ये नगर सभ्यता के खोजकर्ता और उत्खननकर्ता के नाम है। नगर सभ्यता में मिट्टी के बर्तन मिले, इन पर मानव और पशुओं का चित्रण था। अनाज भरने का कलात्मक बर्तन मिला और 6000 सिक्के भी मिले। अब आप यहाँ के नहीं है इसलिए इसको ज्यादा मैं स्पीड से इसलिए बता रहा हूं कि इस तरीके से मैंने कंटेंट तैयार किया। टोंक टोंक के बारे में मैंने मैप में टोंक की जो आकृति है वो वर्गाकार है। इसका उपनाम नवाबों की नगरी, प्राचीन भारत का टाटा नगर, राजस्थान का लखनऊ, नमदों का शहर। और इसके संस्थापक जो है वो अमीर खां पिंडारी को कहा जाता है। अमीर खां पिंडारी संस्थापक, उसके बाद जो नवाब हुए हैं उसको मैंने क्रमानुसार इब्राहिम खां स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके काल को सुनहरी कोठी का निर्माण हुआ था इसके समय। वजीउद्दौला खां 1857 की क्रांति के समय ये नवाब थे, टोंक का नवाब। और मोहम्मद अली खां, शहादत अली खां ने टोंक में घंटाघर का निर्माण करवाया था। और फारूक अली खां टोंक का अंतिम नवाब था। समझ रहे हैं आप बात को? देखिए, और इससे रिलेटेड एक और घटना को मैंने तैयार किया, राजपुताने का कलंक गिंगोली का युद्ध। 1807 में पर्वत सर नागौर युद्ध का कारण कृष्ण कुमारी का विवाह। कृष्ण कुमारी मेवाड़ के राणा भीम सिंह की बेटी थी और इनका विवाह मारवाड़ के शासक भीम सिंह से तय हुआ। दोनों नाम सेम है, याद रखना। लेकिन विवाह से पहले भीम सिंह की मृत्यु हो गई। इसके बाद कृष्ण कुमारी का विवाह जयपुर के शासक जगत सिंह सेकंड से तय हुआ। इससे नाराज होकर मारवाड़ के शासक भीम सिंह के भाई मान सिंह और जगत सिंह सेकंड के मध्य युद्ध हुआ, जिसे राजपुताने का कलंक या गिंगोली का युद्ध कहा जाता है। सर, इसका टोंक से क्या मतलब है? इस समस्या के हल के लिए अमीर खां पिंडारी की सलाह पर कृष्ण कुमारी को जहर दे दिया गया। टोंक की स्थापना 15 नवंबर 1817 में। टोंक रियासत है। इसका एक ठिकाना भी है। आपने पढ़ा होगा कि 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक चीफ कमिश्नर था। इन 3 ठिकानों में लावा टोंक में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में और नीमराना अलवर में था। देख लीजिए।
टोंक में 7 तहसील है, सातों के नाम टोंक, मालपुरा, निवाई, देवली, उनियारा, थोड़ा रायसिंह और पीपलू। टोंक का शुभंकर हंस है, ये देखिए सिग्नस एवीज में आएगा। मालव प्रजाति टोंक आकर रहने लग गई, इसलिए नगर सभ्यता में मालव जनपद के सिक्के प्राप्त हुए थे। वीर विनोद श्यामल दास द्वारा, जिन्हें कविराज की उपाधि और ये उपाधि सज्जन सिंह द्वारा दी गई थी, श्यामल दास जी के अनुसार 1946 ईस्वी में राम सिंह द्वारा टोंक की स्थापना की, ये इनका मत है। मानसिंह फर्स्ट जो आमेर का शासक था, उसने भोला ब्राह्मण को 12 गांव दान में दिए, जिन्हें टोहरा परगना, बाद में इसे टूकला या टोंक कहा गया। अंग्रेजों और अमीर खां पिंडारी के बीच एक समझौता हुआ और उसके तहत 15 नवंबर 1817 में टोंक की स्थापना हुई। ये इतिहास से संबंधित फैक्ट है, इनको मैंने कनेक्ट करके तैयार किया। टोंक में जामा मस्जिद इब्राहिम खान ने बनाई। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ देने वाला नवाब वजीउद्दौला। तवरसाई सिक्के मोहम्मद अली खान ने चलाए। टोंक में महत्वपूर्ण है घंटा घर का निर्माण, यह शहादत अली खान ने करवाया। 1936 में हैजा रोग आया था, कोलेरा, और ये विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से, और ये कोमा सेप बैक्टीरिया है। कोमा सेप होते हैं, उनको ही विब्रियो कहा जाता है। हैजा के उपचार के लिए नवाब ने दवाइयां वितरित की और उन दवाइयों से जो राशि आई उससे घंटाघर का निर्माण करवाया 1937 में। टोंक में मुबारक महल है, जिसमें ईद पर ऊंट की बलि दी जाती है। ऊंट आते ही, ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमेलिस ड्रोमेडेरिस। 30 जनवरी 2014 में इसे राजकीय पशु का दर्जा दिया गया। तब से मुबारक महल में ऊंट की बलि देना बंद हो गई। ऊंट कौन से ऑर्डर में आता है? और इसका सब ऑर्डर है टाइलोपोडा। ये मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि टाइलोपोडा के तो विशेष लक्षण क्या है। इससे रिलेटेड एक तो आपको जो रूमिनेंट्स वाले पार्ट है, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम, तो टाइलोपोडा में ओमेजम नहीं पाया जाता और इनकी आरबीसी में केंद्रक भी पाया जाता है ऊंट और लामा में। ये दो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुनहरी कोटी से भी मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, इसे शीश महल भी कहते हैं। निर्माण 1824 में शुरू इब्राहिम खान ने और पूर्ण वजीउद्दौला ने करवाया। पहली मंजिल इसने बनाई, दूसरी इसने बनाई। टोंक में अरबी पारसी शोध संस्थान है, जिसे मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी पारसी शोध संस्थान कहते हैं। इसका उपनाम कसरे इल्म है, सचित्र चंद्र। इसका अर्थ ये रहेगा। सादित्य सेवियों की कर्मस्थली भी इसको कहा जाता है। इसमें कुरान है, आलमगिरी कुरान, देख लीजिए। एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस तरीके से चीजें मैंने तैयार की, आपको इससे जरूर हेल्प मिलेगी। देखिए, और ये सब चीजें आपने भी पढ़ रखी होगी, भले ही आपका कोई सा भी जिला हो। राजस्थान सरकार के द्वारा स्थापना हुई। भैरव सिंह शेखावत द्वारा 1978 में 4 दिसंबर 1978 को इसकी स्थापना हुई, अरबी पारसी शोध संस्थान। अब आप इसके बारे में पूछे तो आप जबरदस्ती उसको ये नहीं कहना है आपको कि इसकी स्थापना भैरव सिंह शेखावत द्वारा की गई, क्योंकि जैसे ही आएगा फिर मुख्यमंत्री, फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री, फिर एकीकरण, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसलिए आपकी राजस्थान सरकार के द्वारा 4 दिसंबर 1978 को इसकी स्थापना हुई। वो पूछे कि उस समय कौन मुख्यमंत्री थे, फिर आपको भैरव सिंह शेखावत बोलना है। इंटरव्यू में यही बात ध्यान में रखनी है। आप तैयारी, आप कंटेंट कितना भी डीप में बना लें, आप इसको देखकर कि सर ये थोड़ी पूछा जाएगा, ये सोच सकते हैं। अब मान लीजिए आप तैयारी सही नहीं करेंगे कि सर 15 तारीख को इंटरव्यू है, परेशानी है, डर लग रहा है, क्या करें?
कि बस टेंशन मत लो, ऐसे थोड़ी होता है। आपको कंटेंट तैयार करना पड़ेगा, फ्रेम करना पड़ेगा और ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मुझे अपने ज़ोन में रहकर किस तरीके से चीज़ें बोलनी हैं, ताकि बेवजह बातों में उलझे नहीं। कंटेंट आप बहुत गहराई, बहुत डीप में तैयार कर सकते हैं ताकि कॉन्फिडेंस आए आपको कि मेरे से, मेरे ज़िले से संबंध में कुछ भी पूछा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या ही पूछ ले, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। मौलाना अबुल कलाम नाम आया है। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 में मक्का में हुआ। 1940 से 45 ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। पहले शिक्षा मंत्री 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक। यूजीसी की स्थापना में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है और 2008 से मनाया जा रहा है नेशनल एजुकेशन डे। क्लियर है? यूजीसी, अब ये 11 नवंबर को क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि ये देखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले शिक्षा मंत्री का बर्थ डेट है, जन्म दिनांक है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी थी पहले। 28 दिसंबर 1953 से इसकी शुरुआत और इसका उद्घाटन मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा। यूजीसी एक्ट 1956 के द्वारा फिर यूजीसी की स्थापना यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसका ध्येय वाक्य है ज्ञान विज्ञान मुक्तये। यूजीसी को खत्म करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, एनईपी 2020 में यूजीसी को खत्म करके HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में सोचा गया। 1945 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी का गठन हुआ था, जिसमें अलीगढ़, बनारस और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कार्यों की निगरानी की बात की गई। फिर बाद में 1947 में आजादी के बाद यूजीसी को सभी यूनिवर्सिटी को दे दिया गया और फॉर्मल इनॉग्रेशन इसका हुआ 23 दिसंबर 1953 को। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम इसमें शामिल हुए और फिर बाद में यूजीसी एक्ट 1956 द्वारा ये स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में स्थापित हुई। इसका मतलब है कि ये क्वालिटी एश्योरेंस और फंडिंग करेगी। इसके उद्देश्य, उत्तरदायित्व क्या है, यूजीसी खत्म क्यों की जा रही है, HECI क्या करेगा, HRD या MHRD जो मंत्रालय है, एजुकेशन मिनिस्ट्री अब इसको कहते हैं, इसका क्या रोल रहेगा। पहले क्वालिटी एश्योरेंस और फंडिंग दोनों यूजीसी करता था। एनईपी 2020 में ऐसा है कि क्वालिटी एश्योरेंस HECI करेगा और फंडिंग MHRD या एजुकेशन मिनिस्ट्री करेगा। और कुछ जो शिक्षक संघ है उन्होंने इसका विरोध भी किया था। इससे फिर यूनिवर्सिटीज में राजनीतिक दखल ज्यादा हो जाएगा। यूजीसी की बात आई तो फिर मैंने CSIR, इसकी स्थापना, इसका केंद्र, CSIR का अध्यक्ष और कार्यकाल ये भी तैयार किया। टोंक जिले की एक तहसील है मालपुरा, क्योंकि मेरा जिला टोंक है, वहां पर एक मंदिर है डिग्गी कल्याण जी का। भगवान विष्णु या कल्याण जी, ये चौमुखी प्रतिमा है। निर्माण राजा डिग्व ने करवाया और मुस्लिम भक्त इसे कलह पीर भी कहते हैं। ये मेला, इसमें 3 बार लगेगा वर्ष में, लेकिन प्रमुख मेला श्रावणी अमावस्या को लगेगा। कुष्ठ और चर्म रोग का निवारक ये देवता है और कुष्ठ और चर्म रोग, इसे हैंसन डिजीज कहा जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और स्किन से रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। माइकोबैक्टीरियम लैम्प्री ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और कुष्ठ और चर्म रोग की खोज हैंसन ने की 1873 में। इस तरीके से आप चीजों को कनेक्ट करें। मालपुरा में केंद्रीय भेड़ एवं कपास अनुसंधान केंद्र CSWRIB है, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और यहीं पर पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी विकास एवं अनुसंधान केंद्र है और ये जगह है अविका नगर, मालपुरा, टोंक। क्लियर है?
जब भेड़ आई है तो उसका वैज्ञानिक नाम आपको पता होना चाहिए, ये किस ऑर्डर से संबंधित है। अविका नगर में अविशान और अविकालीन भेड़ के बारे में बात हुई है। ये एक बार में 2 से 3 बच्चे देती है और इसी संस्थान में कापरा, बकरी और रैबिट के बारे में भी शोध चल रहा है। देखिए, CSWRI का एफिलिएशन ICAR से है, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और इसकी स्थापना 1929 में। सिर्फ जब भेड़ की बात आई है तो आपको मरीनो, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से संबंधित है, वेरी फाइन सॉफ्ट वूल, एक्सीलेंट वूल क्वालिटी के लिए जानी जाती है। और एनकॉन सिप के बारे में, जो शॉर्ट लेग सिप, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, और डोली भेड़ है, क्लोनिंग और होनोलुलु टेक्निक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आप समझ रहे होंगे कि आप अपने जिले, वहां से संबंधित जो प्रमुख स्थान, और उनको आप जूलॉजी से कनेक्ट करके रखेंगे, क्योंकि दोनों एक्सपर्ट आपके इंट्रोडक्शन से ही अपने सवाल पूछेंगे, डायरेक्ट आपसे पूछेंगे आपके टॉपिक से, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्लोन के क्या एडवांटेज है, और डिस्प्यूट रिलेटेड टू क्लोनिंग, जैसे हेल्थ और एजिंग इश्यू ऑफ क्लोन, इसका मिसयूज, और ह्यूमन की क्लोनिंग की अभी सहमति नहीं बनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बची हुई जानकारी भी दूंगा। अभी समय की सीमा है, इसलिए मैं आपको इतना ही इस वीडियो में बता रहा हूं। नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू करके आगे वीडियो बनाऊंगा। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन, और आप अपने आसपास की चीजों को कैसे तैयार करें, मैंने कैसे तैयार की थी, ये बताकर ही बताया जा सकता है। और फिर आप इतने सक्षम हैं कि आप अपने संबंधित जिले, तहसील, जहां आपका पदस्थापन है, उसके बारे में अच्छे से तैयारी कर ही लेंगे। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, और जो भी आपका रिव्यू होगा वो इसी यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप अपना रिव्यू देंगे, ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, कि हाँ बेहद ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद रही है, तो मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।